हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बेडलान क्लासेस में। दोस्तों, आज जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो यूजी नेट के हों, DSSB के हों, KVS एनवीएस के हों या किसी और स्टेट्स के टीचिंग एग्जाम्स हों, वहाँ पर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं MCQ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे साथियों को भी अपने शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो जिसका नाम है हड़प्पा संस्कृति और कांस्य युगीन सभ्यता। तो सबसे पहले अगर हम हड़प्पा संस्कृति या हम बोले कांस्य युगीन सभ्यता, इसके परिचय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो है ये इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रोंज एज सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसी हड़प्पा युगीन सभ्यता में कांस्य के औजारों का या कांस्य धातु का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ था। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में, मतलब अगर ये भारतीय, अगर ये यहाँ पर देखिए, ये अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक, तो ये जो सभ्यता थी ये भारत के उत्तर पश्चिम, मतलब ये वाला हिस्सा जो है उत्तर पश्चिम, इस उत्तर पश्चिम हिस्से में इस सभ्यता का जो है वो विकास हुआ था। बाद में सभ्यता धीरे धीरे फैलते हुए आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, इसका नाम हड़प्पा स्थल के नाम पर पड़ा। तो इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा स्थल के नाम पर हड़प्पा पड़ा क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई थी वो हड़प्पा स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं तो इस सभ्यता की खोज जो है साल 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खुदाई करके करवाई। 1912 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। तो देखिए 1921 में जो दयाराम साहनी है इन्होंने जिस स्थल की खोज की वो स्थल था हड़प्पा, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने जिस स्थल की खोज की वो था मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों ही हड़प्पा संस्कृति के क्या हैं, बड़े नगर हैं। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व के जो महानिदेशक थे वो कौन थे जब हड़प्पा की खुदाई हुई? तो वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। और आपसे पूछ सकता है कि 1921 में किस स्थल की खोज की गई? तो वह है हड़प्पा स्थल। 1922 में किस स्थल की खोज की? वो है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खोज करने वाले या हड़प्पा की खुदाई या हड़प्पा को के बारे में बताने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं इसके हड़प्पा कालीन स्थलों की, तो अगर हम हड़प्पा कालीन स्थलों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी खोज करने वाले कौन थे, वो थे राखलदास बनर्जी और इनके एक साथी थे मार्टिमल व्हीलर। तो इन्होंने साल 1922 में इस मोहनजोदाड़ो की क्या की? खोज की, इसका उत्खनन किया। ठीक, इसके बाद ये जो मोहनजोदाड़ो है ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, लरकाना जिला। और किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। तो यहां से जब मोहनजोदाड़ो की खोज की गई तो क्या क्या मिला साक्ष्य में? हमें पुरोहितों के आवास मिले, हमें महाविद्यालय मिले और साथ साथ विशाल स्नानागार मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि पुरोहितों के आवास कहां से मिले? मोहनजोदाड़ो से मिले। महाविद्यालय और विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाला व्यक्ति राखलदास बनर्जी, और ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, देखिए हड़प्पा जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जो खोजा गया था। इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी थे। इसके अलावा इनके साथी थे माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर।
ठीक है। साल 1921 में इसकी खोज की गई। मोंटागोमरी जिला है पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में, जहां ये खोजा गया। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ था। यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ कांसे का दर्पण मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, ठीक है, अन्न भंडार मिला है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मिली है, अगर हम बात करें हड़प्पा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूंदड़ों की। चूंदड़ों की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एनजी मजुमदार और अनरेस्ट मैक। साल 1931 में चूंदड़ों की खोज की जाती है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो है पांव के निशान मिले हैं। यहाँ पे लिपस्टिक जो है महिलाओं की लिपस्टिक जो यूज की जाती है, चाहे वो काजल हो, पाउडर हो, कंघा हो, ये सारी चीजें जो है चूंदड़ों से मिली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है लोथल। लोथल, इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रंगनाथ राव और साल 1957 में लोथल की खोज की गई। ये कहाँ खोजा गया? ये गुजरात के अहमदाबाद में खोजा गया और भोगवा नदी के किनारे इसको पाया। ठीक है, यहाँ से क्या मिला? लोथल से में गोदीवाड़ा मिला है, हाथी के दांत का जो है वो मिला है, चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें लोथल से मिली है। ठीक है, अगर हम बात करें अग्निवेदिका की तो अग्निवेदिका भी हमें लोथल से मिली है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, इसकी खोज करने वाले अमलानंद घोष व्यक्ति थे और इनके साथी थे ब्रजवासी लाल। ठीक, इसको कब खोजा गया? साल 1953 और 1960 में इसके बारे में पता चलता है। और ये कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से इसकी खोज हुई है और घग्गर नदी के किनारे ये खोजा गया है। अब अगर कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिले हैं, ठीक है, और एक साथ जो है फसलों को बोने के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ वो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहां से भूकंप के साक्ष्य मिले, तो आपको पता होना चाहिए वो है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज करने वाले अमलानंद घोष थे, जिन्होंने 1953 से और 1960 इन दोनों सालों पर कालीबंगा की खोज की गई। ठीक, आगे आता है, अगला आता है बनावली। ये कहा? इसके खोज करने वाले जो थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। साल 1973 में इसको खोजा गया और वर्तमान क्षेत्र इसका हिसार हरियाणा था। सरस्वती मुख्य नदी थी बनावली में और यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता थे। उसके बाद अगर हम बात करें रंगपुर की तो एस आर राव ने इसकी खोज की। 1954 में रंगपुर को खोजा गया और कहां पर? गुजरात अहमदाबाद में इसको खोजा गया और भद्र नदी के किनारे। ठीक, यहाँ क्या मिला है? ज्वार और बाजरा धान की भूसी के साक्ष्य दर से मिले हैं। आगे अगर हम बात करते हैं रोपड़ की, तो रोपड़ की खोज करने वाले यगदत्त शर्मा थे और ये कहां पर? रूपनगर पंजाब में 1955 में खोजा गया। सतलुज नदी के किनारे था। यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इंसानों के साथ जानवरों को दफनाने के साक्ष्य इससे रोपड़ से मिले हैं। अगर हम बात करते हैं मानव के साथ कुत्ते के दफनाने की या चालाक तांबे की कुल्हाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से ये सारी चीजें मिली है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोट दीजी की। कोट दीजी, इसको धुरई और फजल अहमद खान ने 1935 और 1955 में खोजा। कहाँ पर? सिंध प्रांत पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे हम बात करते हैं सुत कांगेडोर की। इसको खोजने वाले अरल स्टाइन व्यक्ति थे। ठीक है, और ये दशक नदी के किनारे बलूचिस्तान में खोजा गया है ये। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सुत कांगेडोर क्या है? एक बंदर का है जहां से व्यापार होता था। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक, और सुत कांगेडोर को 1927 में खोजा गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सुरकोटडा की, ये जगपति जोशी ने इसकी खोज की 1964 में कच्छ गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से कलश और समाधान तथा तराजू का पड़ा आदि के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की हड्डी के भी साक्ष्य मिले। सूत का काहो जॉर्ज डेल्स ने इसको खोजा 1962 में बलूचिस्तान में शादीकोर नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद मांडा, ये कहाँ पर है? मांडा देखिए, इसकी खोज करने वाले जगपति जोशी थे। जम्मू और कश्मीर में इसको जो है इसकी खोज की मांडा की 1982 में चिनाब नदी के किनारे। ठीक, इसके बाद राखी गढ़ी, इसकी खोज करने वाले सूरजभान हरियाणा हिसार में खोजा गया। साल 1969 में घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से ताम्र उपकरण जो है वो मिले। आलिमगरपुर
जगदीश शर्मा ने इसको खोजा। साल 1958 में मेरठ उत्तर प्रदेश में और हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, मृत भांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी, ये यहाँ की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हड़प्पा के विस्तार की। तो देखिए हड़प्पा कालीन जो नगर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे उत्तर में क्या है, सबसे उत्तर में यहाँ पर है हड़प्पा का एक स्थल जिसका नाम है मांडा, और ये कौन सी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक, अब हम मांडा से चलते हैं। ये देखिए मांडा से अगर हम चलते हैं आगे, यहाँ पे आलमगीरपुर, ठीक है, ये आलमगीरपुर, इसके बाद फिर आगे आलमगीरपुर से चलते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम चलते हैं आलमगीरपुर से, यहाँ पर यहाँ आता है दैमाबाद, और दैमाबाद से फिर हम ऐसे जाते हैं तो ये क्या जाता है, सूतकांगेडोर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुजाकार की सभ्यता है। ठीक है, जो दैमाबाद उत्तर से शुरू होती है, इधर पश्चिम में सूतकांगेडोर, यहाँ आलमगीरपुर, और इसके साथ नीचे दैमाबाद। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। अगर काल निर्धारण की बात की जाए तो हड़प्पा का कौन सा काल रहा है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, सबने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर चलते हैं, और वो है रेडियो कार्बन। 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक जो है इसका समय निर्धारित किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो रेडियो कार्बन विधि के द्वारा 2350 से 1750 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं नगर योजना की, ठीक है, तो नगर योजना जो थी हड़प्पा की, उसकी कुछ विशेषताएं हैं बच्चों। जैसे यहाँ की जो नगर योजना है वो क्या है, वो सुव्यवस्थित योजना है। सड़कें समकोण पर काटती हैं, यानी ग्रिड पैटर्न पर काटती हैं, यानी सड़कें इस तरीके से समकोण पर काटती है, ये भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री। पक्की ईंटों का इस्तेमाल इस सभ्यता में मकान बनाने में किया गया था। ठीक है, और यहाँ की उन्नत जल निकासी व्यवस्था है, यानी घर का पानी जो है वो गली की एक नाली से मिलता है, और गली की नाली का पानी जो है वो किसी बड़े नाले से जाकर मिल जाता है। तो एक उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। घरों में स्नानघर और आंगन थे। महान स्नानागार की बात अगर की जाती है तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, तो ये महान स्नानागार जो है इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये महान स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर मापी गई। मतलब ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि इतना इसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई होगी। विश्व की प्राचीनतम सार्वजनिक संरचनाओं, जल संरचनाओं में से एक है। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि हड़प्पा जो है एक वो बहुत ही सुव्यवस्थित सभ्यता थी। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मुख्य फसलें थी वो की थी, गेहूं, जौ, तिल, सरसों और मटर। ये सभी मुख्य फसलें थी जिनकी खेती की जाती थी। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिलता है। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछे कि कपास की खेती के जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है, तो सिंधु सभ्यता में इसका प्रमाण मिलता है। अगर कालीबंगा की बात करते हैं, कालीबंगा जो कहाँ है, राजस्थान में है, तो यहाँ से क्या मिलता है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। इसके हल के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली से क्या मिलता है, मिट्टी के खिलौने का हल मिलता है। ठीक, आगे पशुपालन की अगर बात करते हैं तो पाले जाने वाले पशुओं में बैल है, गाय है, भैंस है, बकरी, भेड़, सूअर, ये सभी पालतू पशु जो थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में इनकी हड्डियां मिली है। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, कुबड़ वाला जो सांड है वो अत्यंत प्रसिद्ध था। सूरपोतड़ों से घोड़े की हड्डियां मिली है, लेकिन हाथी का ज्ञान था ये नहीं मिला। ठीक है, और शेर के किसी तरीके से कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो कुबड़ वाला सांड था ये एक विशेष जो है ये जानवरों में आता था जो कि अत्यंत प्रसिद्ध था। ठीक है, और सूरपोतड़ा से जो है ये घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम शिल्प और तकनीक की बात करते हैं तो ये जो सभ्यता थी काफी विकसित, और इसके जो शिल्पकारी थी वो काफी दक्ष थी। तो कांसे का निर्माण करने में दक्ष थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी के खानों से लाया जाता था। कांसे का जो निर्माण है वो तांबा और टीन को मिला के किया जाता था। जो कांसे धातु है उसको बनाने के लिए तांबा और टीन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आगे मन के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां इस सभ्यता में बड़े स्तर पर बनाई जाती थी। और अगर हम बात करते हैं कांस्य प्रतिमा की, तो इसमें नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी, एक पुजारी राजा की है जो मोहनजोदड़ो से
मिली है। ठीक है, तो अगर हम नर्तकी की बात करें या पुजारी राजा की बात करें, ये दोनों ही मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, चलिए आगे व्यापार की अगर हम बात करते हैं, व्यापार, इनका जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन सभी से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का जो था वो क्या था, वो व्यापारिक संबंध था। और मेसोपोटामिया में हड़प्पा का नाम क्या है, मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा बोला जाता है। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, ये देखिए, तो लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह था और जल तथा स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ठीक, अगर हम बात करते हैं कच्चा माल कहाँ कहाँ से आयात किया जाता है, जैसे अगर हम टीन की बात करें तो टीन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। तांबे की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के खेतड़ी और बलूचिस्तान से है। चांदी की अगर बात करते हैं तो ईरान और अफगानिस्तान, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में आने वाले कच्चे माल की बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोने की, तो सोना कहाँ से आता है, सोना जो है ये अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से लिया जाता था। ठीक है, और अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आती थी। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं लाजवर्द की, तो ये मेसोपोटामिया से और अफगानिस्तान से आता है। सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। इसके बाद आगे नील रतन मणि, ये बदख्शां से अफगानिस्तान, नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत और हरित मणि ये दक्षिण एशिया से। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा बाहर दूसरे जगह से मंगाई जाती थी। आगे अगर हम शंख और कौड़ियों की बात करते हैं तो ये सौराष्ट्र दक्षिण भारत से, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से, और शिलाजीत जो है ये हिमालय क्षेत्र से मंगाई जाती थी। तो ये जितनी भी चीजें हैं सब इन जगहों से आयात की जाती थी कच्चे माल के रूप में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की, तो इस सभ्यता के सामाजिक जीवन में समाज जो था वो मात्र जो सत्तात्मक था। परिवार समाज की मूल इकाई थी। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। और मनोरंजन की अगर हम बात करते हैं तो मनोरंजन के साधन में शिकार, नृत्य और पासा खेल, तीनों ही मनोरंजन के साधन थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अगर हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की, धार्मिक जीवन में अगर हम बात करते हैं देवी देवता की, तो मातृ देवी यानी मदर गॉडेस और पशुपति महादेव, ठीक है, इनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा कुछ वृक्षों की पूजा की जाती थी, जैसे इसके अलावा पशु पूजा है, नाग पूजा है, धार्मिक प्रतीक स्वास्तिक है, पीपल का वृक्ष है, बैल, ताबीज, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी धार्मिक प्रतीकों के रूप में जुड़ी हुई थी। लेकिन मंदिर का किसी तरह का कोई अवशेष हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की लिपि की, हड़प्पा की लिपि की अगर हम विशेषताएं देखते हैं तो इसकी जो लिपि है वो कैसी थी, वो पिक्टोग्राफिक थी यानी चित्रात्मक थी, जिसमें 400 चिन्ह थे। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ध्यान आकर्षित किया और 1925 में पढ़ने का इसको प्रयास किया गया, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं मापतोल की, तो मापतोल जो है ये 16 आधारित प्रणाली का प्रयोग, मानकृत बाट और माप प्रचलित। ठीक है, तो यहाँ पर बाटों के इस्तेमाल से के प्रयोग के माध्यम से ये आधारित जो मापतोल आधारित प्रणाली का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे अगर हम अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो इस सभ्यता में किस तरीके से संस्कार किया जाता था। अंतिम संस्कार 3 प्रथाएं थी, एक तो दाह संस्कार, दूसरा पूर्ण समाधिकरण और तीसरा आंशिक समाधिकरण। ये तीनों ही चीजें हड़प्पा सिविलाइजेशन में चलती थी। आगे अगर हम बात करते हैं इसके पतन की, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे अगर हम बात करते हैं फेयर सर्विस की, तो इसने बताया कि वनों के कटाव के कारण, संसाधन की कमी के कारण और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने के कारण जो है ये सभ्यता का पतन हुआ। मार्टिमल व्हीलर जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है आकस्मिक हुआ और हड़प्पा सभ्यता का जो आधार वो विदेशी था। आगे जॉन मार्शल जो है विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। अगर हम बात करते हैं आर्लसन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। और अंडर्स मैक की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में बाढ़ के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक, इसके बाद एम आर साहनी के बारे में, भूतात्विक परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। डेल्स और राइक्स ने बताया है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की जो है आग लगकर जो है इनकी हत्या कर दी गई,
जिसके बाद ये सभ्यता जो है खत्म हो गई। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने मोहनजोदड़ो सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के बीच में के आक्रमण से नष्ट हो गई, और लैम्ब्रेक ने जनसंख्या वृद्धि जो है इस सभ्यता के अंत का कारण माना। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे वन लाइनर है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा, घोड़े की हड्डियां सुरकोटला, कपास का प्रथम प्रमाण सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो, पशुपति मोहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का मेसोपोटामिया नाम क्या था, मेलुहा, और लिपि कैसी थी, ये चित्रात्मक थी और अपठित थी। ठीक है, तो यहाँ पर वन लाइनर हमारे क्लियर होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो बच्चों हड़प्पा जो है ये कांस्य युग की सभ्यता थी, इसीलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य युग। आगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे, महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो महान स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ठीक है, लोथल। आगे प्रश्न नंबर 7 कहता है जुटे हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा को खोज की थी। ठीक है, चलिए अब आगे आता है घोड़े की हड्डियों के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरकोटडा। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ये चित्रात्मक है, इसी वजह से ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी, तो हड़प्पा लिपि जो है वो दाएं से बाएं दिशा में लिखी जाती थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे पहले किस फसल की खेती की गई, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी है, कपास। कपास, ठीक है, कपास की खेती हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहता है नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसको बोलते हैं मृतक का टीला, मृतक का टीला। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न नंबर 13 में पुजारी राजा की मूर्ति कहां से मिली है, तो इसकी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 कहता है मेसोपोटामिया में हड़प्पा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी। आगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है बच्चों वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कौन सी नदी के किनारे है, ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, आलमगीरपुर ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। आगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है ये पश्चिमी स्थल की बात कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी स्थल की, तो पश्चिमी स्थल जो है वो सूतकांगेडोर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो उत्तरी स्थल है मांडा, ऑप्शन नंबर ए, मांडा। और मांडा जो है ये किसके किनारे है, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे ये मांडा बसा हुआ है। ठीक, आगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है दैमाबाद, दैमाबाद। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है,
ये प्रवरा नदी के किनारे है जैमाबाद। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 19, पशुपति मोहर कहां से प्राप्त होती है? तो ये होती है मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर अब यहाँ पर 20, हड़प्पा सभ्यता में माप तोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 12, ऑप्शन नंबर डी यानी 16। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो माप तोल की जो प्रणाली थी वो 16 आधारित थी, 16 आधारित थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 20 एमसीक्यूज होते हैं। अब हम एक बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज देख लेते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहता है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया स्थल क्या है? तो उसका जो सही जवाब है वो है क्या? हड़प्पा। आगे सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगर ऑप्शन में राखीगढ़ी है तो आप उस राखीगढ़ी पे टिक करना, लेकिन अगर राखीगढ़ी नहीं है तो आप मोहनजोदाड़ो पे टिक लगा सकते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा, घोड़े के अवशेष सुरकोटडा, कपास का प्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से, महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से, और नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदाड़ो से, पुजारी राजा की मूर्ति भी मोहनजोदाड़ो से, और मेसोपोटामिया में जो हड़प्पा सभ्यता का नाम था वो था मेलुहा। ठीक है, तो ये है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारे प्रश्न भी और वन लाइनर क्वेश्चंस भी पूरे फिनिश होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। बेटा ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने से पहले आप अगर वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद एमसीक्यूज खुद से ट्राई करना, आपके सभी एमसीक्यूज बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और ये वन लाइनर भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और एक चीज मैं जाते जाते वीडियो के लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो बच्चे चैनल से नहीं हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपने दूसरे साथी को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।